मूवी की शुरुआत में हम फ्रांसिस बार्टेक नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने नए कंस्ट्रक्शन बिजनेस को शुरू करने के लिए फ्रांस में आता है। आगे हम उसके 2 बेटों और उसकी एक लौती बेटी को देखते हैं। इन तीनों को देखने से हमें समझ आता है कि ये लोग हर वक्त सिर्फ अपने पिता के पैसों को उड़ाते रहते हैं। इनमें से कोई भी काम नहीं करता। फ्रांसिस की बेटी स्टेला अपना ज्यादातर वक्त शॉपिंग करने में बिताती है। इसी तरह से एलेक्स अय्याशी करने में और फिलिप अपने घटिया बिजनेस आइडियाज पर पैसे उड़ाता रहता है। ये तीनों ही अपने घर काम करने वाले वर्कर्स के साथ भी बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। एक सुबह फिलिप अपने पिता के ऑफिस में पहुंचता है और ऐसे ही उन्हें अपना एक घटिया आइडिया बताने लगता है। फिलिप बताता है कि क्यों ना हम नए जूतों को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को हायर करें ताकि लोग टूटे हुए जूते पहन सके। हम समझ पाते हैं कि फ्रांसिस ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से ही उन्हें डांटना छोड़ दिया था। शायद इसी वजह से वो काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन फ्रांसिस के साथ काम करने वाला उसका दोस्त फुरेशियो हमेशा उसके बच्चों को समझाने की कोशिश करता रहता है। वो फिलिप को बताता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल घटिया है। इसके बाद फ्रांसिस अपने बेटे को एक फाइल देता है। फ्रांसिस उसे बताता है कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स किसी को डिलीवर करना है और फुरेशियो उसे अच्छी तरह समझाकर वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ हम स्टेला की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहां स्टेला ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ अपने बॉयफ्रेंड हुआन को भी बुलाया था। स्टेला से बातें करते हुए हुआन ज्यादातर समय अपनी जमीन और प्रॉपर्टी के बारे में ही बातें किए जा रहा था, लेकिन स्टेला इस वक्त पार्टी में जूस ना दिए जाने के बारे में सोच रही थी। वो जल्दी से उठकर किचन में जाती है और वहां काम कर रहे वर्कर्स को डांटने लगती है। इसी दौरान हम इनके घर के पुराने वेटर मथायस को देखते हैं। स्टेला को गुस्सा करते देख मथायस उसे समझाता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि हम सब तुम्हारे लिए कल रात से काम पर लगे हुए हैं। कुछ देर बाद ही फ्रांसिस भी यहाँ पहुँचता है। नीचे चल रहे शोर की आवाज सुनकर जब फ्रांसिस नीचे देखते हैं तब उन्हें हुआन गोल्फ बॉल से शैंपेन की बोतल खोलने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है, लेकिन बोतल खुलने के बजाय हुआन से वो महंगी बोतल टूट जाती है। इसके बाद भी हुआन अपनी गलती मानने के बजाय वेटर को ही डांटने लगता है। इसके बाद स्टेला हुआन को अपने पिता से मिलवाने के लिए ऊपर ले जाती है। स्टेला अपने पिता को बताती है कि मैं हुआन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर फ्रांसिस हुआन से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और इस सवाल का हुआन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। फ्रांसिस उससे पूछते हैं कि महंगी शराब से खेलने के अलावा तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है। तो फ्रांसिस को पता लगता है कि शादी के बाद हुआन अपने पिता के पैसों से ही स्टेला को घुमाने के लिए ले जाना चाहता है। ये सब सुनकर फ्रांसिस अपनी बेटी से कहता है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। तो स्टेला उन्हें बताती है कि मैं यहाँ आपकी परमिशन मांगने के लिए नहीं आई थी। ये कहते हुए वो हुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टेला बाहर जाकर सबके सामने ये अनाउंसमेंट करती है कि जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, और ये सब देखकर फ्रांसिस को काफी बुरा लगता है। कुछ देर बाद ही फ्रांसिस का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि आज सुबह फिलिप को जो काम दिया था उसने वो नहीं किया और उसके बजाय वो किसी पार्टी में एंजॉय कर रहा है। तभी एलेक्स के टीचर गुस्से में उसे ढूंढते हुए उनके घर आते हैं। फ्रांसिस के पूछने पर वो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा एलेक्स मेरी पत्नी को डेट कर रहा है। ऐसे ही जब वो टीचर एलेक्स को ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगते हैं तभी उन्हें एलेक्स सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। एलेक्स के पीछे उन्हें अपनी पत्नी और बेटी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उस टीचर और फ्रांसिस को समझ आता है कि एलेक्स एक साथ इन दोनों को डेट कर रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद फ्रांसिस को एंजाइटी होने लगती है और वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उनका दोस्त फुरेशियो और उनके तीनों बच्चे मौजूद थे। फ्रांसिस की आंखें खुलने के कुछ ही देर बाद एलेक्स, स्टेला और फिलिप आपस में झगड़ने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रांसिस को फिर से परेशानी होने लगती है। तो फुरेशियो उन तीनों को डांटकर वहां से बाहर निकाल देता है। उनके निकलने के बाद फुरेशियो फ्रांसिस को फिर से कहने लगता है कि वो बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सीन यही कट होता है और आगे हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। एक दिन फ्रांसिस के तीनों बच्चे घबराकर अपने घर पर आते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड्स किसी वजह से बंद कर दिया गया था। कुछ देर बाद ही पुलिस की कुछ गाड़ियां इनके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। जब ये लोग घबराकर छत पर पहुंचते हैं तो वहां इन्हें अपने पिता दिखाई देते हैं। फ्रांसिस इन तीनों को पीछे के रास्ते से निकालकर रोड पर ले जाते हैं, जिसके बाद फ्रांसिस एक रैंडम कार के ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर उसे बाहर निकालते हैं और फिर उन तीनों को उस कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। कार से निकलने के बाद हम फुरेशियो को कार के ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए देखते हैं और हमें समझ आता है कि ये सब कुछ फ्रांसिस और फुरेशियो का प्लान है।
दरअसल फ्रांसिस ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधार सके। आगे फिलिप के पूछने पर फ्रांसिस बताते हैं कि हमारे बिजनेस अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से गवर्नमेंट हमारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करने वाली है। इसके साथ ही हमारे सभी अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। फ्रांसिस कहता है कि उनका पहला सस्पेक्ट फुरेशियो है, जो कि कल रात से ही कहीं गायब है। पुलिस मुझे भी किसी भी वक्त पकड़ सकती है। इतना कहते ही फ्रांसिस उन सब के सेलफोन्स लेकर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर पाए। फ्रांसिस उन्हें ये सारी बातें किसी को ना बताने की वार्निंग भी देते हैं। इसके बाद फ्रांसिस उन्हें लेकर फ्रांस के सबसे पुराने शहर मार्सिलिया में पहुंचते हैं। दरअसल यहाँ फ्रांसिस के पिता का पुराना घर है। फ्रांसिस उन्हें बताते हैं कि आज से हमें यही रहना होगा और हम सबको मिलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। इस घर में रहने के बारे में सोचकर उन तीनों को काफी बुरा लगता है और इस घर की हालत देखने के बाद स्टेला अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती। रात के खाने के लिए फ्रांसिस सभी के लिए फ्राइड ब्रेड बनाता है। फ्रांसिस उन्हें समझाते हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है तो तुम तीनों को जॉब्स करनी होगी। मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस मेरी तलाश कर रही है, इसीलिए मैं इस घर को रेनोवेट करने का काम कर लूंगा। अगली सुबह 6 बजे फ्रांसिस उन्हें बर्तन की आवाज से जगा देता है। जैसे कि इन तीनों को ही लेट उठने की आदत है, इसीलिए इनमें से किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी और ना चाहते हुए भी इन सबको उठना पड़ता है। इसके बाद स्टेला जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तब फिलिप भी उसके पीछे घुस जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ टॉयलेट के आगे कोई भी दरवाजा नहीं था और नल से भी काफी गंदा पानी निकल रहा था, इसीलिए स्टेला सिर्फ परफ्यूम लगाकर अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद एलेक्स एक बन रही बिल्डिंग में पहुँचता है, जहाँ वो मजदूरों से बात करने के बहाने उनका खाना चुराकर खाने लगता है और जल्द ही वो सभी एलेक्स को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ स्टेला किसी आदमी से फोन मांगकर हुआन को कॉल लगाती है। स्टेला हुआन से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर आई हूँ, कुछ दिनों तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। इसी तरह से फिलिप अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन फिलिप का दोस्त उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरे पापा मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। काम और पैसा ना मिलने की वजह से एलेक्स और फिलिप निराश होकर घर लौट आते हैं और कुछ देर बाद स्टेला काफी सारे बैग्स लेकर घर आती है जिसमें काफी एक्सपेंसिव कपड़े थे। उससे पूछने पर स्टेला बताती है कि मैंने फिलिप की महंगी गाड़ी बेचकर ये सब खरीदा है। पैसे मिलते ही उसने खाने का सामान खरीदने के बजाय अपनी आदत से मजबूर होकर सभी पैसे शॉपिंग पर खर्च कर दिए। इस बात का पता लगने के बाद फिलिप और एलेक्स उससे झगड़ा करने लगते हैं। फिलिप गुस्से में स्टेला के नए कपड़ों पर बर्तन धोने का सोप डाल देता है। तभी वहाँ फ्रांसिस के घर में काम करने वाली औरत मार्गरेट आती है, जिसे स्टेला ने फोन करके बुलाया था और उसी के साथ हम मैथायस को भी देखते हैं। दरअसल मार्गरेट उन्हें कुछ टॉवल्स और कपड़े देने के लिए आई थी। इसी दौरान मैथायस स्टेला को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। उन लोगों की हालत देखकर मार्गरेट उन्हें कुछ पैसे देने की भी सोचती है, लेकिन फ्रांसिस उसे ये कहते हुए भेज देते हैं कि हमारे बारे में अभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगले दिन स्टेला इंटरव्यू देने के लिए मैथायस के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां मैथायस उसे काम के बारे में समझाता है। हम देखते हैं कि स्टेला को वहां काम करने में काफी परेशानी होती है। मिलने वाले ऑर्डर्स को सही टेबल तक पहुंचाने में भी उसे काफी कंफ्यूजन हो रही थी। इसी तरह से फिलिप भी एक एजेंसी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है और इसी दौरान वो सामने बैठी लेडी से एक बड़ी गाड़ी और हाई सैलरी की डिमांड करता है, लेकिन जैसे कि उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई क्वालिफिकेशन, इसीलिए सामने बैठी लेडी उसे बाईसाइकिल टैक्सी ड्राइवर की जॉब ऑफर करती है। जैसे कि फिलिप के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए फिलिप वो काम करने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि हेवी वेट होने की वजह से उसे ये टैक्सी चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी और उसके ज्यादातर कस्टमर्स उसी एरिया में काम करने वाला मलिक नाम का एक ड्राइवर चुरा लेता है। पीछे से फुरेशियो फ्रांसिस से मिलने के लिए आता है। फुरेशियो उसके खाने के लिए एक्सपेंसिव वाइन और मीट लेकर आया था। पहले तो फ्रांसिस को लगता है कि अगर उन्होंने ये सब खाया तो उनके बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए वो फुरेशियो को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही हम इन दोनों को वो खाना एंजॉय करते हुए देखते हैं। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उनके घर में से किसी की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर फ्रांसिस को समझ आता है कि एलेक्स काम पर जाने के बजाय यहीं सोया हुआ था। ये देखकर फ्रांसिस अपने दोस्त को वहां से भेज देते हैं और जब फ्रांसिस खाए हुए मीट की हड्डियों को फेंकने लगते हैं, एलेक्स ये सब देख लेता है। एलेक्स के पूछने पर फ्रांसिस उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैंने पीछे की नदी से कुछ मछलियां पकड़ी थी। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि ये नेचर हमें सब कुछ देती है,
सारा दिन काम करने के बाद स्टेला और फिलिप कुछ पैसे कमाकर घर लौटते हैं। फ्रांसिस उन कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे खाने के लिए निकालता है और बाकी के पैसे घर के खर्चे के लिए अलग कर देते हैं। क्योंकि एलेक्स आज काम पर नहीं गया था, इसीलिए स्टेला और फिलिप उसके साथ खाना शेयर नहीं करते। ये सब देखकर एलेक्स कहने लगता है कि ऊपर वाला तुम लोगों के जैसा नहीं है, वो हर किसी को खाने के लिए देता है। ये कहते हुए वो बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाकर पेड़ों पर लगे कच्चे फल और पत्ते खाने लगता है, जिस वजह से कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां होने लगती है। अगले दिन जब स्टेला और फिलिप काम पर जाते हैं, तब पीछे से फ्रांसिस एलेक्स को अपने साथ काम पर लगने को कहते हैं ताकि उसे बदले में रात को खाना मिल सके, और एलेक्स भी उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। रेस्टोरेंट में हम स्टेला को एक कस्टमर के साथ झगड़ा करते हुए देखते हैं। उस कस्टमर का बिहेवियर देखकर स्टेला अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचती है। यहाँ मैथायस उसे याद दिलाता है कि तुम भी अपने नौकरों के साथ कुछ इसी तरह से पेश आती थी, और मैथायस के समझाने पर स्टेला उस आदमी की बातों को भूलकर फिर से अपने काम पर लग जाती है। इसके बाद स्टेला बड़ी ही मेहनत से अपना काम पूरा करती है। फिलिप और स्टेला के घर लौटने के बाद फ्रांसिस को पता लगता है कि स्टेला को ईटिंग डिसऑर्डर है। दरअसल ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ज्यादा खाना खाने से डर लगता है। इस बात का पता लगने के बाद फ्रांसिस स्टेला पर गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने पहले कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो स्टेला कहने लगती है कि आपसे बात करने के लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और एलेक्स भी उसका साथ देते हुए कहता है कि आप मुश्किल वक्त में कभी भी हमारे साथ नहीं थे। एलेक्स पूछता है कि उस वक्त आप कहाँ थे जब मुझे एक रात जेल में बितानी पड़ी। दरअसल पुलिस ने उसे नशा करते वक्त पकड़ लिया था, जिसके बाद फिलिप ने उसकी जमानत करवाई। इसी तरह से फूड पॉइजनिंग होने की वजह से जब फिलिप 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था, तब भी उनके पिता उसे देखने के लिए नहीं आए थे। ये सब सुनकर फ्रांसिस को थोड़ा दुख पहुंचता है, क्योंकि आज से पहले उनके बच्चों ने ये सब बातें उनके साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन फ्रांसिस ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि हर बात के लिए तुम्हें मुझे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगले दिन जब फिलिप काम पर जाता है, तब वो मलिक से बात करता है। फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें मेरे कस्टमर्स चुराना बंद करना होगा। फिलिप की ये बात सुनकर मलिक झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मलिक की नजर फिलिप के पहने हुए महंगे जूतों पर पड़ती है। क्योंकि मलिक भी इसी तरह के जूतों का कलेक्शन करने का शौकीन था, इसीलिए मलिक उससे इन जूतों के बारे में पूछने लगता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को घर में प्लम्बिंग का काम करते हुए देखते हैं। उसे एक एक्सपर्ट की तरह काम करता देख फ्रांसिस उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब कहाँ सीखा। तो एलेक्स बताता है कि स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान मैंने ये सब सीखा था। हम देखते हैं कि पीछे से हुआन जब स्टेला की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा था, तब वो उसे स्टेला की फैमिली के बर्बाद होने की बात बता देती है। वो कहती है कि मुझे पता लगा है कि इस वक्त वो मार्सेलिया में छुपे हुए हैं। ये सब कुछ हुआन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने फुडेशियो को कंट्री क्लब में देखा था। इसके बाद हुआन फ्रांसिस की इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता है। फिलिप और स्टेला के घर लौटने के बाद फ्रांसिस अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। फ्रांसिस कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद से एक पिता और एक माँ दोनों की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इसके बाद फ्रांसिस अपने तीनों बच्चों के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाता है। अब तक उन सभी के बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका था। वो तीनों अब अपने नए लाइफस्टाइल को एंजॉय करने लगे थे। स्टेला जहाँ काम करती थी, वहाँ के स्टाफ के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी तरह से फिलिप भी मलिक से बाइक राइडिंग के कुछ टिप्स लेता है, और वो दोनों मलिक के शूज कलेक्शन में कुछ बदलाव करके उससे पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक शाम अचानक से हुआन फ्रांसिस से मिलने के लिए उनके घर आता है। हुआन की बातें सुनने के बाद फ्रांसिस को समझ आता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो अपने बच्चों को झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं। यहाँ फ्रांसिस उससे पूछने लगते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करने के लिए कितने पैसे लोगे। तो हुआन नाटक करते हुए कहने लगता है कि मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। तभी फ्रांसिस के तीनों बच्चे भी घर पर लौट आते हैं, और हुआन इस नाटक को जारी रखते हुए ये कहने लगता है कि मैंने अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी फैमिली का सारा कर्जा उतार दिया है। तुम्हें अब इस जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अब अपने घर लौट सकते हो। जैसे कि फ्रांसिस भी नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को अभी उसके बोले गए झूठ के बारे में कुछ भी पता लगे, इसीलिए स्टेला के पूछने पर फ्रांसिस भी हुआन की हाँ में हाँ मिला देते हैं। घर पहुंचने के तुरंत बाद ही हुआन स्टेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। हुआन के मुंह से शादी की बात सुनकर स्टेला उसे किस करती है, और वो शादी के लिए मान जाती है।
वहीं अगली सुबह फ्रांसिस को इस बात का पछतावा होने लगता है कि उसे पहले ही अपने बच्चों को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, क्योंकि फ्रांसिस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि स्टेला उस निकम्मे लड़के हुआन से शादी करे। उन्हें इस तरह से परेशान होता देख मार्गरेट और फुडेशियो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अब अपने बच्चों को सच बता देना चाहिए। हुआन भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि फ्रांसिस किसी भी वक्त अपने बच्चों को सच बता सकते हैं, इसीलिए अगली सुबह ही वो स्टेला के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो स्टेला को समझाता है कि हम अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बाद में सेलिब्रेशन पार्टी कर लेंगे। जैसे ही ये दोनों सिटी हॉल तक पहुंचते हैं तभी स्टेला को उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले कि फ्रांसिस उसे कुछ बता पाते, हुआन स्टेला से फोन छीन लेता है और वो स्टेला को ये दिखाता है कि उसके पापा भी इस शादी से बहुत खुश है। दूसरी तरफ फ्रांसिस भी समझ जाते हैं कि हुआन और स्टेला शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए फ्रांसिस अपने दोनों बेटों को लेकर सिटी हॉल की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सच बताकर ये शादी रोक सके। सिटी हॉल में भी जो आदमी शादी करवा रहा था वो जानबूझकर गूंगा होने की एक्टिंग करता है ताकि किसी तरह से ये शादी कुछ और देर तक टाली जा सके। दरअसल ये आदमी भी फ्रांसिस का ही जानकार था। इसी दौरान स्टेला को पता लगता है कि हुआन का असली नाम केविन लेपिड्रे है। यहाँ भी हुआन झूठ बोलते हुए स्टेला को बताता है कि दरअसल उसके पिता रिफ्यूजी थे, जिस वजह से उसे अपना नाम बदलना पड़ा। अब तक फ्रांसिस भी अपने दोनों बेटों के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर फ्रांसिस स्टेला से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, तो स्टेला भी हैरान होकर उनसे कहती है कि इस इंसान ने हमारे लिए अपनी जमीन बेच दी। इसके बाद फ्रांसिस उन्हें बताना शुरू करते हैं। फ्रांसिस बताते हैं कि इसने तुम्हें झूठ कहा है, दरअसल हमें मदद की कोई जरूरत नहीं थी। वो बताते हैं कि ये सब मेरा प्लान था, मैं बस तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था। जो पुलिस तुम्हें अपने घर पर दिखी थी वो सब पेड एक्टर्स थे। ये सब सुनने के बाद स्टेला हुआन को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो हंसते हुए वहां से निकल जाता है। इसके साथ ही फ्रांसिस के तीनों बच्चे उनसे गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। अब उन तीनों में से कोई भी उनसे बात तक नहीं करना चाहता था। आगे हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं। हमें समझ आता है कि फ्रांसिस के तीनों बच्चे अब उनके पुराने घर पर ही रहते हैं। वो तीनों अब फ्रांसिस से बात तक नहीं करते और किराए के तौर पर वो तीनों फ्रांसिस को हर महीने चेक भेजते रहते हैं। हालांकि फ्रांसिस ने आज तक किसी भी चेक को कैश नहीं करवाया था, वो बस उन्हें कांच के मर्तबान में डालता रहता था। ऐसे ही एक दिन बिजनेस मीटिंग से लौटते वक्त फुडेशियो फ्रांसिस को उसके पुराने घर पर ले जाता है, क्योंकि आज स्टेला का जन्मदिन था। इसीलिए फुडेशियो उसे कुछ फूल देकर घर के अंदर जाने को कहता है, जहां फ्रांसिस को समझ आता है कि उसके तीनों बच्चे अपनी लाइफ में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। फिलिप अब अपने दोस्त के साथ मिलकर जूतों को बेचकर अच्छा पैसा बना रहा था। एलेक्स भी अब अपना खर्चा निकालने के लिए प्लम्बिंग का काम कर रहा था। इसी तरह से स्टेला भी मैथायस के साथ मिलकर अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। ये सब देखकर फ्रांसिस को काफी अच्छा लगता है। वो सब शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन फ्रांसिस को देखते ही उनका मूड खराब हो जाता है। तो फ्रांसिस अपनी बेटी को बर्थडे विश करने के बाद आखिरी बार उनसे सॉरी कहते हैं और सॉरी कहते हुए फ्रांसिस वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसिस को इस तरह जाता हुआ देखकर उन तीनों को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तीनों भागकर घर के बाहर जाते हैं और अपने पिता को आवाज लगाते हैं। फिलिप मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या आप हमारी बनाई हुई मक्खन की रोटी नहीं खाएंगे? इसके बाद हम उन सभी को स्टेला की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी आपके लिए वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी तरह की यूनिक और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं।